हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन में। मैं हूँ सिद्धि और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ लास्ट 15 डेज़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगल अपडेट्स के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 1 सितंबर से 15 सितंबर में हुए इम्पॉर्टेंट लीगल डेवलपमेंट्स को। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अपडेट से। सो द फर्स्ट अपडेट इज सक्सेसिव FIRs by same informant against same accused violate Article 21 and 22 of Indian Constitution. So सुप्रीम कोर्ट ने एक रीसेंट केस लॉ तारक दास मुखर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ये बात बोली कि अगर सेम पर्सन सेम अक्यूज्ड के अगेंस्ट सेम सेट ऑफ फैक्ट्स पे बार बार मल्टीपल FIRs कराने के लिए जाता है तो हम इसे परमिट नहीं करेंगे। दिस एक्शन विल बी इम्परमिसिबल as declared by Supreme Court Judge Bench Justice Ajay Rastogi and Justice Abhay S. Oka। उन्होंने ऐसा बोला कि अगर हम ये चीज़ परमिट कर देते हैं तो इसका मतलब तो ये है कि एक्यूज्ड मल्टीपल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में फंसता चला जाएगा। वो एक ही एलीज्ड ऑफेंस के लिए बार बार FIRs के प्रोसेस में फंसता जाएगा और कहीं ना कहीं ये प्रोसेस का भी अब्यूज़ है, ये लॉ का अब्यूज़ है। इसीलिए इस केस में ये बोला गया कि नहीं, हम एक FIR उसके बाद सेम फैक्ट्स पे दूसरी FIR फिर सेम ही फैक्ट्स पर तीसरी FIR हम अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभी पार्टीज़ को ऐसा लगता है कि अगर एक्शन नहीं हो रहा तो हम बार बार FIR कराएं ताकि एक्शन जल्दी लिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप रिपीटेड FIRs कराएं ताकि जो अक्यूज्ड है वो मल्टीपल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में फंस जाए। और कहीं ना कहीं अगर हम ऐसा अलाउ करते हैं तो उससे किसी भी इंसान का आर्टिकल 21 और 22 वायलेट होता है। आर्टिकल 21 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में। तो अगर हम अक्यूज्ड के ऊपर मल्टीपल प्रोसीडिंग्स एक ही फैक्ट के ऊपर लगा देते हैं तो उसका पर्सनल लाइफ और लिबर्टी का राइट वायलेट होता है। और इसी के साथ साथ आर्टिकल 22 बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो अल्टीमेटली FIR हो रही है, उसके आगे की प्रोसीडिंग में अरेस्ट एंड डिटेंशन की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उससे प्रोटेक्शन दिया जाता है कुछ पर्टिकुलर केसेस में आर्टिकल 22 के तहत। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ। So the next update is murder convict cannot be sentenced to punishment less than life imprisonment। सुप्रीम कोर्ट ने एक रीसेंट केस लॉ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस नंदू 2022 में ये बोला कि कोई भी इंसान अगर मर्डर कन्विक्ट है, मीन्स इफ़ दैट पर्सन हैज़ बीन कन्विक्टेड फॉर मर्डर, उस पर मर्डर का चार्ज लग चुका है, तो उस सिचुएशन में उस इंसान को लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम सज़ा नहीं मिलेगी। मर्डर की केसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें ये क्लियर बोल दिया गया है कि अगर उस इंसान को लाइफ इम्प्रिजनमेंट से सब कम सज़ा देते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे सेक्शन 302 IPC के अगेंस्ट है। IPC का सेक्शन 302 जो है वो मर्डर की सज़ा की बात करता है, जिसमें ये बोला गया है कि अगर कोई भी इंसान मर्डर कमिट करता है तो उसको या तो डेथ की सज़ा मिलेगी, डेथ सेंटेंस मिलेगा, या फिर उसे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिलेगा, एंड ही शैल ऑल्सो बी लायबल फॉर फाइन। और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर कोई भी मर्डर कॉन्विक्ट होता है तो उसको किसी भी सूरत में आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम सज़ा नहीं देंगे, और अगर देते हैं तो ये सेक्शन 302 IPC के अगेंस्ट चला जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो द नेक्स्ट अपडेट इज स्कीम फॉर अपॉइंटिंग हायर्स ऑफ एम्प्लॉयज ऑन द रिटायरमेंट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट सेट करी है। अहमदनगर महानगर पालिका वर्सेस अहमदनगर महानगर पालिका कामगार यूनियन 2022 में सुप्रीम कोर्ट जज बेंच में जस्टिस MR शाह और BV नंगराथा ने ये चीज़ बोली कि जो अपॉइंट किए जाते हैं लोग, जैसे कोई भी एम्प्लॉय कहीं पर काम करते हैं, तो जब उनका रिटायरमेंट होता है तो उनकी जगह पर उन्हीं के सक्सेसर्स को, उन्हीं के हायर्स को अपॉइंट कर लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि नहीं, उनके रिटायरमेंट के टाइम पर उन्हीं की जगह उनके हायर्स को देना ये
अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अब से। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो स्कीम हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि हम सिर्फ एम्प्लॉयर्स के हायर्स को ही उनके रिटायरमेंट के टाइम पर, उनके सुपर एनुएशन के टाइम पर अपॉइंट कर देते हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि किसी भी सिचुएशन में आउटसाइडर्स को कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही नहीं कि वो कभी आगे आ सके। ऐसा भी हो सकता है कि जो आउटसाइडर्स जो वहाँ पर चाहते हैं मौका उन्हें मिले, वो बहुत ज़्यादा मेरिटोरियस हो, वो वेल एजुकेटेड हो, वो ज़्यादा क्वालिफाइड हो उन हायर्स से जिन्हें हम एम्प्लॉयज़ की जगह पर जगह दे रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये बात बोली गई कि नो, ये ऑब्जर्व करके कंप्लीटली डिस्कस करके ये बात बोली गई कि ऐसा नहीं होगा। और मान लीजिए ऐसा अगर हम करते हैं, हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं कि हम सिर्फ एम्प्लॉयज़ के हायर्स को ही जगह देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आर्टिकल 14 और 15 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अगेंस्ट जा रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में, वेराज आर्टिकल 15 बात करता है कि किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं होगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, और किसी भी चीज़ पर किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग सिर्फ हायर्स को जगह देते हैं तो उसके बाद आउटसाइडर्स के साथ तो ये डिस्क्रिमिनेशन ही है और इक्वालिटी वाला बर्ताव नहीं है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि अब ये जो स्कीम थी हमारी, जिसमें सिर्फ हायर्स को अपॉइंट किया जाता था एम्प्लॉयज़ की जगह पर उनके रिटायरमेंट के टाइम पर, इसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। So the next update is, once buried, a body should not be disturbed. सुप्रीम कोर्ट ने एक्सहुमेशन के लॉ के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जब एक बार किसी इंसान को बरी कर दिया जाता है, उसे दफना दिया जाता है, तो उसके बाद उस इंसान की बॉडी को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। ये हमारे पास लॉ ऑफ एक्सहुमेशन में है। अब सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि लॉ ऑफ एक्सहुमेशन क्या होता है। CRPC का सेक्शन 176 क्लॉज 3 ये बात करता है कि कहीं ना कहीं हमारे पास एक्सहुमेशन की अथॉरिटी होती है। एक्सहुमेशन का क्या मतलब है कि जब एक इंसान की डेड बॉडी को बरी कर दिया जाता है, उसे दफना दिया जाता है, उसके बाद भी मान लीजिए अगर हमारे मन में कोई सस्पेक्ट बचा हो तो हम उसकी बॉडी को एग्जामिन कर सकते हैं। जब हमें सस्पिशन हो कोई अलग होमिसाइड, क्रिमिनल, अबॉर्शन, कोई डिस्प्यूटेड कॉज हो डेथ का, तो हम उसकी बॉडी को फिर से वहाँ पर पोस्टमार्टम की एग्जामिनेशन के लिए उसकी बॉडी को वहाँ से भी निकाल कर एग्जामिन कर सकते हैं। बट देन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बोला कि एक डेड इंसान के पास भी तो राइट है ना। अगर वो इंसान डेड है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको बार बार डिस्टर्ब करेंगे। डिसइंटरमेंट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ राइट, क्योंकि उसकी बॉडी को एक बार दफना दिया गया है, उसके बाद वो लॉ की कस्टडी में है, उसके बाद उसकी बॉडी को डिस्टर्ब करना है या नहीं, वहाँ से रिमूव करना है या नहीं, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है, ये कोर्ट से पूछ कर होगा, क्योंकि आप एक डेड पर्सन के राइट्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। बेशक वो इंसान अब नहीं है, पर रिस्पेक्ट और डिग्निटी तो उसकी तब भी है। कोर्ट ये बोलता है कि जैसे हमारे पास आर्टिकल 21 के तहत ज़िंदगी जीने का, डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार होता है, वैसे ही एक डेड पर्सन के पास भी उसकी बॉडी के साथ बेटर ट्रीटमेंट का अधिकार है। और ये राइट्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिसीज्ड के राइट्स को हार्म करेंगे, नहीं। अगर हम ऐसा कोई एक्ट करते हैं तो सिर्फ डिसीज्ड को हार्म नहीं होगा, उसकी फैमिली मेम्बर्स को भी हार्म होगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसके फैमिली मेम्बर्स को उनके लास्ट राइट्स परफॉर्म करने होते हैं, अपने रिलीजियस ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंगली उनको एक लास्ट बाय करना होता है। तो अगर एक बार बरी कर दिया जाता है तो आप बॉडी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, और कोर्ट ऑर्डिनरली, नॉर्मल, आम तौर पर अलाउ भी नहीं करेगा कि आप इसके बाद बॉडी के साथ फिर से बार बार एग्जामिनेशन कर सकें, क्योंकि एक बार अगर ये चीज़ हो गई तो उसके बाद कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। ये जजमेंट दी गई मोहम्मद लातिफ मागरे वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बहुत लैंडमार्क जजमेंट दी गई है JB वारदेवाला एंड जस्टिस सूर्या के तहत। तो आई होप यहाँ तक कि हमारी जो इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स थी ये आपको अच्छी लगी होंगी और समझ में आई होंगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है या कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट 15 डेज़ की लीगल अपडेट्स के साथ जल्द ही। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।